हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी सिलेबस का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो यूज होगा बेटा आगे के चैप्टर्स में बहुत ज्यादा आपके काम आएगा, इसलिए आपको चैप्टर को अच्छे से सीखना है। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले उसकी क्या फॉर्म होती है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके लिए उसकी फॉर्म पता होनी चाहिए हमें। आपको फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c equal to 0, where a, b, c are real numbers and where a is not equal to 0। आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की आएगी तो उसमें जिसमें a कोफिशिएंट ऑफ x² इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे टाइप की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कहीं अगर आपको लिख के आ गया 2x² माइनस 5 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे अगर माना 5x² माइनस 2x इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 0 नहीं है, कांस्टेंट टर्म 0 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 0 है। आपका b और c 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई बोलते हैं √5y² माइनस 2 इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें y² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है। जब भी आपको इसका कहने का मतलब ये हो गया, अगर किसी भी इक्वेशन में अगर आपको वेरिएबल की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री अगर आपको 2 दिखाई देती है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है ना आपको? ये वेरिएबल है x, इस वेरिएबल के ऊपर अगर आपको डिग्री पावर जो है 2 लगी हुई होती है, उसकी पावर को डिग्री बोलते हैं। इसके ऊपर जो पावर लगी है अगर वो 2 लगी हुई है तो इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वेरिएबल के ऊपर की पावर चेक करनी है। अगर वेरिएबल के ऊपर पावर आपको 2 लगी हुई दिख रही है और a b c आपके पास रियल नंबर है तो इसका मतलब वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। अब इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए। अगर किसी भी इक्वेशन, किसी भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 2 साइडें दिखाई दे, आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको 2 साइडों का दिखाई दे, जैसे लेफ्ट हैंड साइड भी हो उसमें, राइट हैंड साइड भी हो, तो उसको इक्वेशन बोला जाएगा। अगर कोई पॉलिनोमियल, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको कुछ इस तरह का नजर आने लगी, सिंगल साइडेड, उसमें कोई इक्वल टू का साइन लगा हो और उसमें कोई नंबर लेफ्ट और राइट साइड जिसमें ना हो, मतलब एक ही साइड हो, तो ऐसे टाइप के उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये भी थोड़ा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपने सीख ली। स्टैंडर्ड फॉर्म जब सीख लोगे तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें सॉल्व करते समय कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे सिलेबस में 2 टाइप से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप यूज कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसको बोलते हैं आप, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड एक बोली जाती है। दूसरी वाली जो मेथड आती है जो हमारे सिलेबस में है क्लास 10th में, उसको आप जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड बोलते हैं। मैं भी दोनों मेथड आपको सिखाऊंगा। पहले आप देखिएगा, इसमें ये तो आपने सीख लिया। इसके बाद किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कोई इक्वेशन आपको दे दी, अगर आपको दे दिया 2x² माइनस 5x प्लस 3, इस तरह की कोई इक्वेशन दे दी आपको और आपसे बोला जाए सॉल्व करो इस इक्वेशन को। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिडिल इक्वल टू 0 इक्वेशन है। जब भी आप इसको सॉल्व करते हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप पहले यूज करते हैं। ज्यादातर हम कोशिश करेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही यूज करें। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करते क्या है भैया, इस कांस्टेंट टर्म को, ये वाला कांस्टेंट टर्म और इस x² के कोफिशिएंट को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो, ये कांस्टेंट टर्म है, ये x² का कोफिशिएंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। ये क्लास 9th में आपने सीखा भी होगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढ के लाएंगे जिनको प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो। 6 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म 5 आता हो। तो इसका मतलब 6 के ऐसे फैक्टर ये खुद ही हैं, 2 और 3 है खुद 6 के फैक्टर जिनको प्लस करने पर या माइनस करने पर
मिडिल टर्म आ जाता है। इसको प्लस करने पर मिडिल टर्म आ रहा है। फिर आप सॉल्व करते, मैं एक बार यहां करके दिखा रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से फटाफट करेंगे। क्लास 9th में हम इसी तरह करते थे 2x²। क्लास 10th में हमें थोड़ा फास्ट करना है। माइनस का साइन, इस 5 को ब्रेक कर दो। 5 के जो फैक्टर आ रहे हैं आपको इनको ऐड करने से आ रहा है 5, इसका 2 + 3 उसको इनसाइड द ब्रैकेट डाल दो और +3 = 0। ये स्टेप आपको गायब करना है क्लास 10th में। ये 9th में आता था स्टेप, यहां जरूरत नहीं, यहां तेज करना है। इसका ना 2x², ब्रैकेट को ओपन करिए। देखो दो काम करना पड़ेगा, यहां से माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x। सिमिलरली इस माइनस साइन से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से x को भी मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस इंटू माइनस माइनस, x मल्टीप्लाई बाय 3x 3, तो 3x +3 = 0। फर्स्ट 2 नंबर्स को 1 पेयर में रखेंगे, नेक्स्ट 2 नंबर्स को 1 पेयर में। इन 2 नंबर्स में से कुछ तो कॉमन आ रहा होगा, चेक करना पड़ेगा। देखो 2 यहां भी नजर आ रहा है, 2 यहां भी नजर आ रहा है, तो 2 कॉमन आ सकता है। x² और x में से x कॉमन आ सकता है। जब आप इतना कॉमन निकालोगे, जो कॉमन निकाला गया टर्म है उससे फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, x से x के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो x आएगा। फिर यहां साइन था प्लस और यहां माइनस, प्लस से माइनस को डिवाइड करेंगे तो माइनस। 2x से 2x को डिवाइड करेंगे, सेम नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर = 1। फिर साइन को चेक कर लीजिएगा, आपके मिडिल में क्या साइन लगा हुआ है, माइनस, वही साइन आपको उतार देना है। अब आप देखिएगा इन दोनों में कॉमन चेक करो, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। जब आप 3 कॉमन निकालोगे तो जो ये माइनस का 3 है इससे इसको डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे, प्लस 3 से 3x को डिवाइड करेंगे तो x आएगा, प्लस का x, प्लस साइन यहां लगाने की जरूरत नहीं है। ये माइनस से इस प्लस को डिवाइड करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, = 0। ये x - 1 फैक्टर हो गया। देखो इस पेयर और इस पेयर में से कॉमन चेक करो, x - 1 यहां भी है, x - 1 यहां भी, कॉमन आ जाएगा। अब देखो क्या बचता है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा 2x, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा -3 = 0। क्लास 9th में हम क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व करते थे। क्लास 10th में हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमसे पूछेगा फाइंड द रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। एक कंडीशन इफ लगा करके आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है बेटा? 2 नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब उनमें से कोई एक 0 हो, नहीं तो 0 नहीं हो सकता है। कई बच्चे सोचते हैं कि -3 और इंटू +3 करेंगे तो 0 आ जाएगा, नहीं आएगा, ये -9 आ जाएगा। ये कब आएगा? जैसे -3 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, या 0 मल्टीप्लाई बाय 7x 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं आप तो 0 आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपको आपके इन दोनों में से कोई एक नंबर तो डेफिनेटली 0 है, तभी ये 0 आ सकता है। तो कंडीशन लगाएंगे इफ x - 1 = 0 देन x = इस 1 को यहां शिफ्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 + 1 1। ऐसे ही सेकंड नंबर पे, सेकंड कंडीशन पे भी लगाएंगे 2x - 3 = 0, 2x = 3 को शिफ्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x = 3/2। इसका मतलब 2 वैल्यूज आ गई x की, या तो x की वैल्यू 1 होगी या तो x की वैल्यू 3/2 होगी। मिडिल टर्म मेथड से तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया। अब हम डिस्क्रिमिनेंट, जब हम दूसरी मेथड हम यूज करेंगे जिसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड बोलते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है। भाई डिस्क्रिमिनेंट को d से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे यहाँ, और इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू b² - 4ac। देखो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, आप x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। आप हमेशा इक्वेशन की फॉर्म ऐसी ही बना लेंगे और इस फॉर्म में से a b c फाइंड आउट कर लेंगे। जब a b c फाइंड आउट हो जाएगा तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे तो हम अब 3 कंडीशनें हमारे पास आती हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट कंडीशन में इफ d is greater than 0, d is greater than 0 मींस ये डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू अगर आ जाएगी तो ग्रेटर देन 0 है। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए सॉल्व करने पर तो इसका मतलब दैट इज ग्रेटर देन 0। और अगर किसी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उस इक्वेशन में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं।
आप वो लिख दोगे, देन द इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। उस इक्वेशन में रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इफ डी ग्रेटर देन 0 देन द इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और उन रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। इस फॉर्मूले का यूज करके हम उसमें रूट्स को कैलकुलेट करेंगे, कंडीशन देखेंगे, उसमें फॉर्मूला देखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, हमें x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, रूट उसका निकल के आ जाएगा। जो सेकंड कंडीशन होगी हमारे पास, वो d इज इक्वल टू 0 होगी। अगर d 0 आ जाए, इफ d इज इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स होंगे, और उन रियल और इक्वल रूट्स को निकालने के लिए देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। देखो अगर d 0 आ जाएगा तो ये वाला पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा है, और ये 0 हो जाएगा तो यहाँ माइनस b बचेगा, नीचे 2a बचेगा। तो अगर किसी इक्वेशन में d इक्वल टू 0 आ जाए तो उस इक्वेशन के जो रूट्स आप निकालोगे उनको कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। और जो थर्ड कंडीशन आएगी, अगर आप कंडीशन नंबर थर्ड देखेंगे तो उसमें इफ d इज लेस देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से लेस आ जाए, इसका मतलब d को सॉल्व करा और आपने निगेटिव आ गया। अगर निगेटिव आ जाए तो निगेटिव, ऑल निगेटिव वैल्यूज आर लेस देन 0। नंबर 9 में अगर आप चेक करोगे तो 0 के राइट हैंड साइड आने वाले नंबर वो पॉजिटिव होते हैं, 0 के लेफ्ट हैंड साइड आने वाले सारे नंबर निगेटिव होते हैं। और एक बार d 0 आ गया, d अगर लेस देन 0 आ जाए देन द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि द इक्वेशन है नो रूट्स, नहीं बोल रहे हैं, नो रियल रूट्स। ये वाली कंडीशन जब आ जाएगी तो हम क्लास 10th में उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन जब हम क्लास 11th में जाएंगे तो इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे, उनको हम क्लास 11th में सीखेंगे कैसे हम आगे सॉल्व करते हैं। d इज लेस देन 0 आएगा तो उस वाली इक्वेशन को, उस वाले कंडीशन को हम क्लास 11th में जाकर के सीखेंगे कि भाई उसके रूट्स कैसे निकलते हैं, इमेजिनरी रूट्स निकलते हैं उसके, तो निकलते कैसे हैं, रियल रूट्स नहीं निकलते। हमारे सिलेबस में सिर्फ रियल रूट्स है। बेटा देखते हैं अब इसी सेम इक्वेशन जो अभी मैंने जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया था, उसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व करके देखते हैं एक बार। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो अपनी गिवन इक्वेशन को हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो देखो x स्क्वायर के आगे यहाँ a लिखा हुआ है, इसमें x स्क्वायर के आगे 2 लिखा हुआ है, इसका a की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी कंपैरिजन करने पर। देखो b x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, x के का कोफिशिएंट यहाँ -5 लग रहा है, इसका b की प्लेस पर यहाँ पर -5 लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू -5। आपको बात समझ में आ रही ना, x के आगे जो टर्म होगा ये टर्म b है, यहाँ x के आगे जो टर्म लिखा हुआ है वो -5 है। ऐसे ही c की प्लेस पर जो वैल्यू आपको नजर आ रही है, x और x के स्क्वायर टर्म को आप रिमूव कर दो, ये साइन को छोड़ देना, x और x स्क्वायर के टर्म को रिमूव करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो 3 बच रही है। जब आप इसको निकाल लोगे तो d चेक कर लेना, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट जिसको आप बोलते हैं। d के चेक करने पर b की प्लेस पर b की वैल्यू आपके पास -5 नजर आ रही है, दिख रही होगी आपको, ये इसका स्क्वायर कर दोगे, -4 a की प्लेस पर 2 नजर आ रहा है, c की प्लेस पर 3 नजर आ रहा है, माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25। देखो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और इसी को सॉल्व कर दें तो 1 आ रहा है। 1 अगर आप चेक करें तो ये ग्रेटर देन 0 है, 1 जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। लिख देना, इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट क्यों आ रहे हैं बेटा, बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0, आपकी वैल्यू 1 जो है
जीरो से ग्रेटर है। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, और उन रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाते हो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। वैल्यूज को ठीक से पुट करना, माइनस फॉर्मूले का साइन है, b की प्लेस पर b की वैल्यू आप अपने निकाल रखिए -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट d की प्लेस पर d की वैल्यू आप चेक करोगे तो 1 नजर आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की प्लेस पर a की वैल्यू आपकी 2 नजर आ रही है। इसी को थोड़ा और सॉल्व कर देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस का 5 आएगा, यहां प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। इसी को सॉरी प्लस माइनस, इसी को थोड़ा और आगे सॉल्व करोगे, अब कंडीशन पे सॉल्व करा जाएगा। दो कंडीशनों पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ x इज इक्वल टू 5, एक बार आप पॉजिटिव का साइन लेकर के सॉल्व करना, +1 डिवाइडेड बाय 4, और इसी को सॉल्व कर देंगे। ये तो 4/4 आ रहा है, सॉरी 6/4, 6/4, और 6/4 को सॉल्व करेंगे, ये 3 टाइम कटेगा, ये 2 टाइम, तो 3/2 आपका आंसर आ गया। एक फैक्टर, तो एक इसका जो जीरो जाएगा वो 3/2 आएगा। एक बार कंडीशन आप निगेटिव की लेकर के भी बनाएंगे 5, क्योंकि बीच में प्लस भी है और माइनस भी है ना, एक बार प्लस लेकर के बनाएंगे, एक बार माइनस लेकर के सॉल्व करेंगे। इसका नाम -1 डिवाइडेड बाय 4, इसी को सॉल्व करेंगे तो 4/4, जो सॉल्व करने पर 1 आंसर आ जाएगा। पिछली बार जब हमने सॉल्व किया था, x की जो वैल्यू आई थी, एक 3/2 और दूसरी 1 आई थी, इसमें भी सेम आ रही है। समझ आ रहा है? किसी भी मेथड से आप निकालो, जीरोज सेम आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 करके देखते हैं। 4.1 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूछ रहा है कि ये जो आप इसने इक्वेशन लिखी है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कैसे पता चलेगा भाई कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आपको कंपैरिजन कराना पड़ेगा। इसका मतलब ax² प्लस bx प्लस c की इक्वल टू 0 के फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब इसको पूरा ओपन कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, आपको आता होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। इसका a² की प्लेस पर x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, प्लस b1 की प्लेस पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाना चाहिए, प्लस 2 इंटू a इंटू बी x इंटू 1 तो x ही आता है, इज इक्वल टू इस 2 से अंदर इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे और इस 3 को भी मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 6 बन जाएगा माइनस का। जब आप ये कर लोगे तो सारे टर्म्स को आप सेम साइड शिफ्ट करके लेके आ जाओगे, सारे टर्म सेम साइड शिफ्ट करके लेके आ जाएंगे। जब आप सेम साइड सॉल्व शिफ्ट करेंगे, x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x, यहां से लेफ्ट से राइट आने पर साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये लेफ्ट से आप जब भी राइट आओगे, 2x पॉजिटिव का था, यहां आने पर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 6 था, यहां आने पर क्या हो जाएगा, प्लस का 6 बन जाएगा, इक्वल टू 0। जब आप ये सॉल्व कर लोगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करना, x का स्क्वायर टर्म 1 टाइम लिखा जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में x का स्क्वायर टर्म एक ही बार होता है। उसके बाद जो है 2x, और सेकंड नंबर अल्फाबेट का आता है x की वैल्यू का, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1 होता है सेकंड टर्म में। तो इसका x वालों को सॉल्व करेंगे तो 0 आ रहा है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, इन दोनों को सॉल्व करने पर ये 0 आ रहा है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल नंबर्स को, 1 और 6 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और वो प्लस का आ रहा है, और इक्वल टू 0। देखो इसकी जो फॉर्म आ रखी है, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। आपसे बात करी जाती है, वेयर a इज नेवर इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। a 0 हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में, इसमें b का कोफिशिएंट 0 है। देखो इसमें x का टर्म नजर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, x का टर्म नहीं है तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें b का कोफिशिएंट 0 है, b और c 0 हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता है। इसका नाम पूछ रहा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिखेंगे देयरफॉर
आपके पास x+1 जो क्वेश्चन था आप उतार लेना, उसको अच्छे से एक बार मैं सॉल्व करना सिखा दे रहा हूं आपको। 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे पूछा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करती है। बात समझ में आ रही है? ओके, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम जरा दूसरे को चेक करते हैं भाई। अगला वाला क्वेश्चन चेक करके देखते हैं कि वो इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने फर्स्ट पार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। इसके सेकंड पार्ट में अगर क्वेश्चन देखोगे आप तो ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर से आपको ये काम करना है, ब्रैकेट को ओपन करके इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब ये x² आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा। अब आगे आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस और प्लस, माइनस 2 3 जा 6, मतलब इस वाले से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इस वाले से इसको भी मल्टीप्लाई करना है। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x, ये देखो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। फिर से आप इनके सारे टर्म्स को इधर शिफ्ट करके लेके आओगे, x² माइनस 2x, ये निगेटिव का 6 यहां से यहां आएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा, और ये वाला 2x यहां से इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x बन जाएगा, और इक्वल टू 0। और थोड़ा सॉल्व करना इसको, x², देखो x का टर्म ये और x का टर्म ये सॉल्व कर लेना आपस में। ये माइनस का 2x, ये माइनस का 2x, कितना बन जाएगा भैया? माइनस का 4x। आपको आती होगी मैथ्स, अगर दोनों पर सेम साइन आता तो वो ऐड हो जाते हैं और नंबर साइन वही रहता है। दो नंबर को जब आप ऐड करते हो, अगर वो माइनस साइन का तो माइनस रहेगा, प्लस साइन का तो प्लस रहेगा। उसके बाद प्लस का 6 इक्वल टू 0। पूछ रहा था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो आप आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है। हाँ, मैच कर रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। Therefore x² माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इनसाइड द ब्रैकेट 3 माइनस x इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे पूछा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आगे अगर आप देखोगे इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, आप इसका थर्ड पार्ट अपने आप खुद कर लोगे, फोर्थ पार्ट आपसे आराम से बन जाएगा, फिफ्थ पार्ट आपसे बन जाएगा आराम से, सिक्स पार्ट वो भी आप आराम से कर लोगे। मैं 7 वाला पार्ट एक बार करके दिखा देता हूं आपको, पार्ट नंबर 7। अगर आप 7 पार्ट को देखोगे, x+2 का होल क्यूब नजर आ रहा है, x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2x मल्टीप्लाइड बाई x² माइनस 1। देखो मैंने आपके बाकी पार्ट आपके क्योंकि सेम है, इसे आप आराम से कर लोगे, सारे पार्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ये वाले में क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, इसलिए मैंने इस वाले पार्ट को पकड़ लिया है। जरा चेक करते हैं एक बार भैया, इसमें a+b होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था। a+b होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है भैया? a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। आप फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। इसमें a+b होल क्यूब वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं, जो होता है a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसको ओपन कर देंगे। देखो a की प्लेस पर x था तो x का स्क्वायर x² प्लस 2 सॉरी a का क्यूब सॉरी a का x का क्यूब x³ प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि 8 बन जाता है, और जो है प्लस 3। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो एक बार लिख लिया करो, 3 लिखा। उसके बाद जो है a की प्लेस पर a की वैल्यू आपके पास x था, x का स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा, मल्टीप्लाइड बाई b की प्लेस पर आपको 2 नजर आ रहा होगा, ये b की प्लेस पर 2 है, प्लस 3 a की प्लेस पर x नजर आ रहा है, b की प्लेस पर 2 का स्क्वायर आएगा, ये b²। और यहां भी ब्रैकेट को ओपन कर लो। देखो इसको मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं, इधर भी ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से x के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x³। 2x से इसको प्लस इंटू माइनस माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 2x। अब जरा आराम से देखिएगा, इनको ओपन भी करिए और इसको यहां शिफ्ट करके भी लाना। पहले इसको ओपन कर लो, देखो x³ आएगा प्लस 8 आएगा प्लस 3 2 जा 6 आएगा और साथ में x² आएगा। फिर उसके बाद देखना 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा सॉरी 4 3 जा 12 और साथ में x
अब आप टर्म्स को यहां शिफ्ट करके ला रहे हो, ये प्लस का 2x क्यूब था, यहां आने पर माइनस का 2x क्यूब बन जाएगा। फिर देखो ये वाला माइनस का यहां आएगा तो माइनस का था प्लस का बन जाएगा 2x, और जब सारे टर्म्स आप शिफ्ट करके लेके आ जाओगे तो उसकी प्लेस पर कितना बच जाएगा 0। फिर देखते हैं ये 2x क्यूब और इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 2x क्यूब और x क्यूब को सॉल्व करेंगे, एक प्लस एक माइनस तो करेंगे माइनस, लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा x क्यूब, और साइन लार्जेस्ट नंबर के इन फ्रंट वाला लगता है ये माइनस का साइन लगेगा। फिर देखो एक्स स्क्वायर का टर्म एक ही नजर आ रहा है, कहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। देखो आप ध्यान भी रखना कौन कौन सा आपने ले लिया, एक्स स्क्वायर का टर्म और कोई नजर नहीं आ रहा तो 6x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। फिर देखिए एक्स का टर्म चेक करिए, ये भी एक्स का टर्म, ये भी एक्स का टर्म, तो इन दोनों को मैं साइन देखो इसके इन फ्रंट में भी प्लस, इसके इन फ्रंट में प्लस, तो ऐड कर देंगे 12 और इसको ऐड करने पर ये प्लस का 14x बन जाएगा। और मैथमेटिकल नंबर चेक करिए, ये बचा है खाली 8, प्लस का 8 इक्वल टू 0। क्या आपका क्वेश्चन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है? क्या इससे मैच कर रहा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म का है ही नहीं, इसमें x का इसके इसमें हाईएस्ट पावर x की 3 नजर आ रही है, इसका नाम क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसका लिख देंगे देयरफॉर x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x inside the bracket x square minus 1 is not a quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है आपसे, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। बात समझ में आ रही है आपको? राइट। अब देखते हैं अगर इसके इसी के आगे अब स्टेटमेंट के सम्स को करके देखते हैं एक बार। बेटा पार्ट नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज निकालने की बात कर रहा है, और ऊपर आपसे रोहन की और रोहन की मदर की प्रेजेंट एज में रिलेशन भी दे रहा है। अगर जब रिलेशन प्रेजेंट एज और रोहन की मदर की एज और रोहन की एज में रिलेशन दिया हुआ है तो आप जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, जिसका नेम बाद में आ रहा होगा उसको पुट कर लेना। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम बोल रहा है। हिम वर्ड किसके लिए यूज किया करा बेटा इसमें? हाँ, रोहन के लिए। तो इसका ना रोहन की एज को पुट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x ईयर्स, माना रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर हो तो मदर की एज तो आप निकाल लोगे। therefore his मदर्स एज, उसकी मदर की एज हम निकाल लेते हैं। उसने रिलेशन दिया है रोहन्स मदर मानी उसकी मदर इज का मतलब इक्वल टू 26 ईयर ओल्डर के लिए आप ऐड करते हैं, प्लस कर देंगे 26, देन रोहन की एज में देखो रोहन्स मदर से एज लिखेंगे, इज का मतलब इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू, वाज का मतलब इक्वल टू, विल बी का मतलब इक्वल टू, शैल बी का मतलब इक्वल टू। आपको मैथ्स में थोड़ा सा स्टेटमेंट के सम्स में ध्यान रखना पड़ेगा। 26 ईयर ओल्डर के लिए आप ऐड करते हैं, प्लस कर देंगे, देन रोहन की एज आपने निकाल रखी है x, तो इतना उसकी मदर की एज हो जाएगी। जब आप ये निकाल लोगे तो अब उसने जो कंडीशन पूछी है वो इसमें नहीं पूछा है, वो बोल रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, क्योंकि उसको जो रिलेशन चाहिए वो इससे 3 ईयर नाउ की एज में रिलेशन चाहिए। तो therefore 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इसमें इस कंडीशन में मुझे रोहन की एज भी चाहिए और उसकी मदर की एज भी चाहिए। रोहन की क्या एज हो जाएगी और मदर की एज क्या हो जाएगी वो निकाल लेते हैं। therefore एज ऑफ रोहन, आप बेटा समझो पहले 3 ईयर फ्रॉम नाउ बोल रहा है, जब भी नाउ आएगा विल आपके पास क्योंकि एज में आपको रिलेशंस को समझना है पहले। कभी कभी नाउ आ सकता है, कभी आफ्टर भी आएगा, कभी आफ्टर भी दिखाई देगा आपको, तो इनके लिए हमें ऐड करना होता है। अगर इसी की जगह पर बिफोर आता, एगो आता तो आपको माइनस करना होता। तो इसका
आपसे बोला 3 ईयर फ्रॉम नाउ, इसका ना रोहन की आज प्रेजेंट एज अगर x है तो उसकी 3 ईयर फ्रॉम नाउ एज कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी एज में आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। ये अपने एज में थोड़ा सा रिलेट कर लो। अगर आपकी एज आज 15 ईयर है बेटा, 3 ईयर फ्रॉम नाउ व्हाट इज द एज ऑफ, व्हाट विल बी द एज ऑफ, व्हाट विल बी द एज। आप अगर आप चेक करोगे एक बार तो मुझे लगता है आप आसानी से अपना निकाल लोगे। आज आपकी अगर 15 एज है, 3 ईयर के बाद आपकी एज 18 हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी एज में 3 ऐड कर दोगे। ऐसी इसकी भी एज निकल के आ जाएगी, इतने ईयर्स आनी चाहिए। ऐसी मदर की एज भी निकल जाएगी। इज मदर्स एज, उसकी मदर की एज आप निकालोगे तो मदर की एज आज कितनी थी बेटा, मदर की एज x प्लस 26 थी। अगर आप 3 ईयर के बाद उसकी एज निकालोगे, उसकी एज में 3 आपको ऐड करना पड़ेगा। x प्लस 26 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू x प्लस 29, इतना ईयर्स हो जाएगा। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्वेश्चन की कंडीशन को देखते हैं एक बार। बोल रहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 360, उनके एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। इसका प्रोडक्ट के लिए आप क्या करते हो बेटा, मल्टीप्लाई। आप रोहन की एज जो कि आपके पास x प्लस 3 आई थी 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और जो मदर की एज आई थी वो x प्लस 29 आई थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 360 हो जाएगा। थोड़ा और आगे सॉल्व करो इसको, x को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 29x आना चाहिए, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3x आ जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का आपका 87 आना चाहिए, इज इक्वल टू 360 आ जाएगा। देखो x का स्क्वायर टर्म ये दिखाई दे रहा है आपको, एक x का टर्म ये दिख रहा है और एक x का टर्म ये दिख रहा है, इनको ऐड कर लो दैट इज इक्वल टू प्लस 32x आ जाएगा शायद। अब देखो ये वाला मैथमेटिकल नंबर शिफ्ट करके यहां ले आना, प्लस का 87 और माइनस का हो जाएगा 360 इक्वल टू 0। यहां क्यों लेके आ रहे हो, क्योंकि x का स्क्वायर टर्म इधर पॉजिटिव का है। थोड़ा और सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस 32x, इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये मैथमेटिकल नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं। अगर इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो 10 में से 7 गया 3, 1 कैरी लिया होगा आपके पास बचा 5, 15 में से 8 जाएगा 7, 1 कैरी लिया आपके पास बचा 2 इक्वल टू 0। फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, देखो 273 के या तो आप प्राइम फैक्टर करो या तो थोड़ा ब्रेन फीडिंग टैबलेट अच्छे से खा लो, आपका फायदा हो जाएगा। भाई 273 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आता है, तो लगता है 39 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है। 39 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे इतना ही आएगा, 7 9 जा 63 का 3 कैरी इक्वल टू 6, 7 3 जा 21 प्लस 6 27, मल्टीप्लाई में तो यही आ रहा है। और 39 में से 7 को माइनस कर दें तो 32 आ जाता है। जरा सॉल्व करते हैं हम इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस का चाहिए आपको, माइनस करने से आ रहा है, प्लस के नंबर पे, लार्जर नंबर पे आपको पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा। 39x पॉजिटिव का होगा, 7x इसमें निगेटिव का होगा। एक बार रीचेक भी कर लेना, इसको रिवर्स चेक करके देख लेना क्या इसको सॉल्व करने पर प्लस का 32x आ रहा है, एकदम सही है। अभी माइनस का 273 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू नंबर्स वन पेयर पे, नेक्स्ट टू नंबर का अनदर पेयर बना देंगे। फर्स्ट टू नंबर के पेयर में से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स ही कॉमन आता है, इससे एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स आएगा, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 39 आएगा, माइनस इन दोनों में चेक करो जरा, आपका 7 कॉमन आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ एक्स बचा है तो यहाँ पे तो एक्स ही बचेगा, तो 7 कॉमन निकालने के बाद आपके पास एक्स बचेगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे एक्स आएगा, माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे तो साइन हो जाएगा पॉजिटिव, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 39 आना चाहिए और इक्वल टू 0। थोड़ा और सॉल्व कर दोगे आप, यहां कर देता हूं, बगल में कर दे रहा हूं, x प्लस 39 तो आपका कॉमन आ जाएगा और इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, यहां x बचेगा और यहां -7 बचेगा, x -7 इक्वल टू 0। फिर आप कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ x प्लस 39 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -39। आपको पता है किसी की भी एज नेगेटिव होती है, आपने किसी को बोलते हुए देखा कि रवि की एज जो है -15 ईयर है, नहीं ना, इसका एज नेगेटिव नहीं होती है, इसका ये नॉट पॉसिबल है क्योंकि एज नेगेटिव में नहीं होती है। फिर कंडीशन लगाएंगे आप, इफ x -7 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7। बेटा स्टेटमेंट के सम को पढ़ने के बाद एक बार क्वेश्चन जरूर दोबारा पढ़ लेना, लास्ट में क्या लिखा है। आपसे बोला है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, तो आपसे रोहन की प्रेजेंट एज निकालने के लिए बोल रहा है, तो निकाल के दिखा दो। Therefore आप लिख दो प्रेजेंट
एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू, आप चेक करो रोहन की प्रेजेंट एज 7 ईयर आ रही है, यहां देखो एक्स देखो आपने लिखा भी है प्रेजेंट एज ऑफ रोहन 7 ईयर्स। किसी तरह की कोई परेशानी बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एक बार करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार पूरा वीडियो आप जब देख लोगे ना, आपको नहीं दिक्कत आनी चाहिए। बेटा मेरे वीडियो थोड़ा सा लेंथ में बड़े हो सकते हैं, लेकिन मैंने इतने डिटेल से आपको बता दिया है कि आपको किसी और के वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद, और समझ ना आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। 100% आप समझ जाओगे, क्योंकि मैंने एक एक छोटी से छोटी चीज को भी समझाने की कोशिश की है, इसीलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जा रही है। थैंक यू बेटा। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एक बार देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, बोल रहा है हमें इंटीजर फाइंड आउट करने हैं। एक बार देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इसने पॉजिटिव निगेटिव बोला है, पॉजिटिव इंटीजर बोला है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो पुट करना पड़ेगा। अगर आपसे इंटीजर आपको गिवन है नहीं है तो आपको पुट करने पड़ेंगे। लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर, देखो बेटा एक पॉजिटिव इंटीजर, एक जब आप पुट करते हैं अल्फाबेट पुट करेंगे, एक तो एक्स पुट कर देंगे, एंड जो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, थोड़ा सा समझें। अगर आप जैसे एक 5 आया, उसके नेक्स्ट वाला नंबर कितना आता है? 6 आता है। अगर हम थोड़ा ध्यान रखें, अगर इसको हम एक्स पुट कर ले रहे हैं तो ये नेक्स्ट नंबर है, इस वाले नंबर से 1 मोर है। दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1 फ्रॉम 5 से 1 ग्रेटर है। इसका अगर पहला नंबर x था, दूसरा नंबर से 1 मोर है, तो इसका मतलब उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट नंबर इज x + 1। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? रटने का कोई सिस्टम नहीं है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर इज x + 1, यदि कि मैं x और x + 1 लिख दूंगा यहाँ, क्यों लिखा है उसका रीजन तो बताओ हमें। ठीक है ना, अगर एक नंबर x था तो नेक्स्ट नंबर इज 1 मोर देन प्रीवियस नंबर, तो इसका अगला नंबर x + 1 आना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, समझ लेना, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306 बता रहा है। प्रोडक्ट के लिए क्या करते हो आप? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x और x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 306 है बोल रहा हो। थोड़ा सा सॉल्व कर लो भाई, ओपन करो जरा इसको। x से x को मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे x। देखा टाइम भी बचाना बेटा आपको। देखो यहां से इसको शिफ्ट करते हुए यहां लेके आओ, क्योंकि x का स्क्वायर टर्म इधर पॉजिटिव है, इसको यहां शिफ्ट करोगे तो 306 निगेटिव का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब आप देखो 306 के ऐसे फैक्टर आपको ढूंढने हैं जिसको प्लस और माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो। मुझे लगता है 18 और 17 होने चाहिए। आप चेक करके देख लो, मैंने भी अपना ब्रेन फीडिंग करी है। 18 7 जा 126, 126 का 6 कैरी इक्वल टू 12, 18 1 जा 18, 18 + 12 30, एकदम करेक्ट है। इसको सॉल्व कर देते हैं। x², आप फिर चेक करो, पॉजिटिव का नंबर आपको चाहिए तो लार्जर नंबर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है, तो इसका पॉजिटिव नंबर आपको चाहिए तो लार्जर नंबर पे पॉजिटिव का साइन लगाना पड़ेगा, स्मॉलर नंबर पे नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब लार्जर नंबर का मतलब 18 को x लगा करके उसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, 17 को नेगेटिव का बनाना पड़ेगा, -306 इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट 2 नंबर्स को 1 पेयर में रखेंगे, नेक्स्ट 2 नंबर का अनदर पेयर बनाएंगे। फर्स्ट 2 नंबर्स के पेयर से मुझे लगता है x कॉमन आ रहा है, आप चेक करो, x² और x में से x कॉमन आता है, x कॉमन निकालेंगे, x से x² को डिवाइड करेंगे x आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 18 आएगा पॉजिटिव का। देखो साइन जैसा है एज इट इज नोट कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों में कॉमन चेक करेंगे, अरे भैया यहाँ x बचा है, यहाँ भी तो x ही बचेगा, इसका जब 17 कॉमन निकालेंगे तभी तो x बचेगा। इस 17 से इसको डिवाइड करेंगे x आएगा, वो माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस, इसलिए प्लस का x आएगा, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस, 17 से 306 को डिवाइड करेंगे तो 18 आना चाहिए, इक्वल टू 0। देखो इनसाइड द ब्रैकेट टर्म कॉमन आ जाएगा, x + 18 इज कॉमन और x - 17 इक्वल टू 0। फिर वही कंडीशन अप्लाई करेंगे आप, इफ x + 18 इज इक्वल टू 0। भाई 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, कोई ना कोई एक तो 0 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू, इस 18 को वहां शिफ्ट कर दोगे तो -18 आ जाएगा। और आपसे तो पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है, पॉजिटिव कहां है, तो नेगेटिव है, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा
इसने तो पॉजिटिव इंटीजर बोला, अगर ये इंटीजर बोलता तो मुझे इस वाले के लिए भी सॉल्व करना पड़ता क्वेश्चन। इंटीजर नहीं बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है। नेक्स्ट वाले उस पार्ट को करेंगे। इफ x माइनस 17 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 17। जब x 17 आ जाएगा, आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है नंबर्स फाइंड आउट करो। देयरफॉर टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर। एक तो आपका 17 आ रहा है एंड दूसरा देखो आपका 17 प्लस 1 हो जाएगा। 17 प्लस 1 कितना होता है बेटा? 18। आई बात समझो बेटा? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हम क्वेश्चन नंबर 2 का 4th वाला पार्ट एक बार करके देखते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बताता हूं। एनसीईआरटी की बुक आप खोल लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. हमें ट्रेन की स्पीड निकालने की बात कर रहा है। आपको ध्यान से देखना है इसमें क्या क्या गिवन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसको समझेंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या चीजें गिवन है। नंबर फर्स्ट, डिस्टेंस गिवन है आपको। डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर, ये आपको गिवन में दे रखा है। फिर थोड़ा और चेक करेंगे तो देखो क्या बोलता है। ये दो चीजों में रिलेशन आपको बता रहा है। एक तो बोलता है इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब आपको आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, क्या स्पीड गिवन है? नहीं गिवन है। तो थोड़ा और आगे बढ़ लीजिए। फिर बोल रहा है देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। टाइम भी 3 hours मोर लग रहा है लेकिन टाइम भी नहीं गिवन है। तो एक काम करते हैं, हम यहां से अपना थोड़ा सा स्पीड को पुट कर लेते हैं। स्पीड और टाइम में से किसी एक को पुट कर लेते हैं। स्पीड ही पुट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स। स्पीड को यूनिट के साथ लिखना, किलोमीटर पर आवर इज द यूनिट, क्योंकि टाइम की यूनिट इसमें आर दे रखे, डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर दे रखी है, तो स्पीड की यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। स्पीड को आपने पुट कर लिया। देखो आपको टाइम भी नहीं गिवन है। जब टाइम भी नहीं गिवन है तो इसका मतलब या तो आपको क्योंकि दो चीजें पुट कर लोगे तो 2 वेरिएबल हो जाएगा। हमें सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन बनाना है। तो इसका मतलब अगर टाइम हमारे पास स्पीड भी गिवन है, टाइम डिस्टेंस भी गिवन है, तो हम आराम से टाइम निकाल सकते हैं भाई। इसका मतलब टाइम को हम निकाल लेते हैं। टाइम का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आपको ध्यान हो तो इसका मतलब डिस्टेंस की प्लेस पर आप डिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे 480, स्पीड की प्लेस पर एक्स रखेंगे, टाइम की इसके हिसाब से जो यूनिट आएगी वो आवर्स आएगी। ठीक है ना, टाइम की यूनिट आवर्स आएगी। ये तो आपने टाइम निकाल लिया। एक काम और करो, आप क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, स्पीड अगर इंक्रीज हो जाए, बोल रहा है इफ स्पीड इज कितना मोर है भाई, कितना लेस था बेटा? बोल रहा है इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन आप एक काम करना, न्यू स्पीड निकाल लो। न्यू स्पीड भाई, अगर देखो डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिस्टेंस वही रहती है। आपको मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप अपने घर से अपने स्कूल के लिए जाते हो और स्कूल के साइकिल से जाते हो, जिस रूट को आप फॉलो करते हुए चलते हो, अगर उसी रूट्स को फॉलो करते हुए अगर आप जो है अपनी मोटरसाइकिल से या अपनी कार से जाते हो, तो भैया आपको डिस्टेंस सेम फॉलो करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, सेम पाथ को फॉलो करना है। अगर सेम पाथ फॉलो करते हुए जाएंगे, किसी भी मोड से चले जाएं, आपको डिस्टेंस सेम ट्रेवल करनी पड़ेगी। देखो अगर आपका स्कूल आपके घर से अगर 480 किलोमीटर की जगह माना 10 किलोमीटर होता, तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको देखो आप अपनी मोटरसाइकिल से भी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती, बाइक से भी, सॉरी आपकी स्कूटी होती है आपके पास, तो स्कूटी से भी वही डिस्टेंस आप ट्रेवल करते, कार होती तब भी उतनी ही करते, और अगर आप अपनी साइकिल से जा रहे हैं तब भी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे। इसका मतलब डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता है। स्पीड के चेंज होने पर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, डिस्टेंस वही रहेगी और आपकी स्पीड बदल रही खाली। 480 आपके पास डिस्टेंस है, सॉरी न्यू स्पीड की बात कर रहे थे अभी हम। अगर न्यू स्पीड की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड हमारी x थी और इस x स्पीड में आपका 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जा रही है, तो इसका मतलब अब स्पीड 6 x - 8 आ जाएगा।
x माइनस 8 इतना किलोमीटर, स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर। जो नई स्पीड आपकी हो जाएगी वो अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। देखो आपने स्पीड भी निकाल ली, आपके पास डिस्टेंस वही ट्रेवल कर रहे हैं आप, फिर से दोबारा आप एयरपोर्ट टाइम टेकन निकाल लेना। टाइम टेकन अब की बार आपको कितना टाइम लगेगा, जो टाइम आपको लगेगा, डिस्टेंस आप वही 480 ट्रेवल कर रहे हैं और जो स्पीड आपकी आ रही है वो x माइनस 8 आ रही है, तो जो नया टाइम आएगा कितना आवर्स आएगा। समझ आ रहा है बेटा, जो नया टाइम आएगा इतना आवर्स आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं। क्वेश्चन में जो 3 आवर मोर लग रहा था, आप एक काम करो उस 3 आवर को इक्वल टू के बाद रख लो। आर को इक्वल टू के बाद रख दिया आपने। भैया मोर बोल रहा है, मोर का मतलब आपको मोर निकालने का एक तरीका दिखाता हूं आपको। अगर कोई बोले माय फादर सैलरी इज 2000 रुपीज मोर देन माय मदर सैलरी, तो मुझे वो मोर वाला निकालना तो क्या करना पड़ेगा, फादर की सैलरी में से मदर की सैलरी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। फादर की सैलरी से मदर की सैलरी को माइनस करूंगा, मेरा जितना मनी मोर आ रहा था, एक्स्ट्रा मनी जो आ रहा था वो निकल के आ जाएगा। ऐसे यहां पर भी है, आपके पास 2 टाइम है, एक टाइम ये और एक टाइम ये वाला। इन 2 टाइमों को आपको माइनस करना है। आपको मेरी बात समझ में आ रही ना, जो मोर टाइम लग रहा है उसको निकालना है तो आपको टाइमों को माइनस करना पड़ेगा। इन दोनों टाइम को आपको ध्यान रखना है, ये दो टाइम आपको दे रखे हैं, इस टाइम और इस टाइम में आपको माइनस करना है। लेकिन माइनस करते समय आपको पता होना चाहिए लार्जर नंबर से जब स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर लार्जर है कौन सा स्मॉलर है, मैं समझा देता हूं आपको। देखो अगर आपके पास 20 कहीं पर है और उसको आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं और वही 20 आपके पास, उसको आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो इसको 5 से डिवाइड करने पर आंसर आता है 4, इसको 10 से डिवाइड करने पर आंसर आता है 2। आपको ये बात समझ में आ रही है, जब भी न्यूमरेटर सेम होता है, आप देखो अपने क्वेश्चन में आपका न्यूमरेटर सेम है, जब भी न्यूमरेटर सेम होता है वो वैल्यू ग्रेटर आती है जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है। आपको ध्यान रखना है, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो वैल्यू ग्रेटर आएगी, इसका नाम वो वैल्यू पहले लिखी जाएगी, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू को पहले लिखेंगे स्मॉलर वैल्यू को बाद में लिखेंगे तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बात आपको समझ में आ रही है बेटा। इसका मतलब इन दोनों में आपको क्या चेक करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करना है। जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है इन दोनों में उसको आप पहले नंबर पर लिखेंगे, जिसका डिनोमिनेटर लार्जर आएगा उसको बाद में लिखेंगे। अब आपके पास ये 2 नंबर है, इनके डिनोमिनेटर एक x है एक x माइनस 8 है, तो आपको समझ में आ रहा होगा x माइनस 8 इज स्मॉलर वैल्यू देन x माइनस 8 x से स्मॉलर आएगा। इसका डिनोमिनेटर स्मॉलर आ रहा है, इसका डिनोमिनेटर स्मॉलर आ रहा है तो ये वैल्यू लार्जर आएगी। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले लिखना पड़ेगा। 480 अपॉन x माइनस 8 को आप पहले लिखोगे, माइनस 480 अपॉन जो दूसरा नंबर है उसको बाद में लिखेंगे और इक्वल टू 3 के इक्वल आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। फिर अभी हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके देखेंगे, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका 480 इसमें कॉमन आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके न्यूमरेटर में 480 कॉमन आ रहा है। मैं 2 काम एक साथ कर रहा हूं, कॉमन भी निकाल रहा हूं और एलसीएम भी ले रहा हूं। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बताना मेरे को, कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा फिर समझा दूंगा। देखो इन दोनों के मैंने एलसीएम ले लिया। जब आप कॉमन निकालोगे 480, इसके न्यूमरेटर में भी 1 बच जाएगा, इसके न्यूमरेटर में 1। जब कॉमन निकालोगे तो कॉमन निकाले नंबर से डिवाइड करते हैं, तो सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है 1। तो इसका यहां भी 1 बचा, यहां भी 1 बचा। अब हम थोड़ा सा अपना दिमाग भी चला रहे हैं। देखो अब इन दोनों का जब आपने एलसीएम लिया तो जो डिनोमिनेटर में आपका नंबर आता है इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x आएगा। x से यहां पर जो 1 आ रखा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका x आएगा, माइनस इस वाले के डिनोमिनेटर से x से इस वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, x से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा सर, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा x माइनस 8। इस x माइनस 8 को यहां लिख लेंगे। बेटा एक चीज का ध्यान रखना आपको, ये बिना ब्रैकेट नहीं लिखेंगे। अगर आप बिना ब्रैकेट लिखोगे तो या तो थोड़ा आप तेज बच्चे हो तो कर सकते हो, ब्रैकेट के साइनों को चेंज करते हुए लिख दो तो बन जाएगा। नहीं तो एक काम करिए, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ नंबर था, आप भी ब्रैकेट में लिख करके रखिए, इससे मिस्टेक कभी नहीं होगी आपसे। ये माइनस साइन मैथमेटिक्स में कोबरा की तरह बिहेव करता है, इसमें मिस्टेक बहुत ज्यादा कराएगा ये। अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स से माइनस साइन में थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको। 480 ब्रैकेट में और यहां ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा। ब्रैकेट न्यूमरेटर में ओपन करिए x, ये माइनस साइन है, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ब्रैकेट के ओपन करने पर इनर साइड साइन चेंज हो जाते हैं। इसका x का पॉजिटिव साइन निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये निगेटिव साइन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 8 आ जाएगा और इज इक्वल टू 3। अब देखो ये वाला x इस वाले x से कैंसिल हो जाएगा। अब आप आराम से करिएगा। देखो क्वेश्चन को सब सॉल्व करेंगे तो
थोड़ा ध्यान दे करके करिएगा। 480 को एज इट इज लिखिए, मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर में 8 बच रहा हो, वो आपका मल्टीप्लाई, आपको लगा होगा प्लस है, प्लस नहीं है वो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब ये न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, एक मिनट चेक कर लो क्या यहाँ राइट हैंड साइड में लिखा हुआ न्यूमरेटर नंबर क्या यहाँ के न्यूमरेटर को कैंसिल कर सकता है? देखो न्यूमरेटर का नंबर है बेटा, इसमें अपॉन 1 लिखेंगे तो न्यूमरेटर आ जाएगा। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर कैंसिल कर सकते हैं अगर आप आराम से हो रहा है तो, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आना तो यही है उसको। इस तरह 3 की टेबल अगर आप चेक करेंगे तो ये इजीली कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 0 जा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 16 8 जा 128 और 0 इक्वल टू यहां एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ जाएगा। इस नंबर को आप शिफ्ट करके वहां लेके चले जाओ। देखो x का स्क्वायर टर्म पॉजिटिव है ना, उसको यहां लाओगे तो x का स्क्वायर टर्म निगेटिव हो जाएगा, फिर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम करेगा, इसलिए आप इधर लेके जाओ। x के स्क्वायर टर्म के साथ मैथमेटिकल नंबर को शिफ्ट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x या एज इट इज है, इसको यहां लेके जा रहे हैं माइनस का 1280 और बचेगा कितना 0। कई लोगों को लग रहा होगा सर ने उस तरफ 0 लिख दिया, आना तो इधर चाहिए था 0। देखो ऐसा होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, इसको इस तरफ लिख दो या उस तरफ लिख दो, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यहां लिख रहे हैं। फिर देखते हैं बेटा, फिर वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। आपको 1280 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसको प्लस और माइनस करने पर आपका मिडिल टर्म आ जाए। आप थोड़ा सा ब्रेन का सही इस्तेमाल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके सही फैक्टर क्या होने चाहिए, 40 मल्टीप्लाई बाय 32 होना चाहिए। चेक करके देखते हैं एक बार। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 0 एकदम करेक्ट फैक्टर है। ये आपको बस ब्रेन फीडिंग टैबलेट्स का आपको इस्तेमाल करते रहना है। जितना आप यूज करेंगे उतना ट्रेंड होते जाएंगे। देखो अगर आपने ध्यान दिया हो, कभी कभी जब आप अपने घर कभी नए जगह पर आप शिफ्ट हो जाते हैं तो अपने स्कूल से अपना घर से स्कूल जब जाते हो तो वापस आते समय आपको दिक्कत होती है। जहां आप 10-20 डेज हो जाते हैं, आप कई रूट्स जानने लग जाते हो अपने घर से स्कूल जाने के। एक रास्ता नहीं, कई रास्ते जानने लगते हैं। क्यों? प्रैक्टिस से। तो ऐसे ये भी है, अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको बहुत सारे टेक्निकली आप स्ट्रांग होते जाएंगे और उतनी आसानी से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, देखो फिर से 8x को ब्रेक कर देते हैं। लार्जर नंबर पर देखो निगेटिव साइन चाहिए तो लार्जर नंबर पर निगेटिव लगाना पड़ेगा, स्मॉलर नंबर पे पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस करने से आ रहा है। माइनस करने पे आ रहा है तो एक पर प्लस एक पर माइनस लगाना है, और माइनस लार्जर नंबर पे लगाना है, प्लस स्मॉलर नंबर पे लगाना है, क्योंकि नंबर चाहिए लार्जर। इसका माइनस का 40 और साथ में x भी लगाएंगे, प्लस का 32 x भी लगाओगे, माइनस 1280 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 नंबर्स के पेयर में से कॉमन चेक करोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, x कॉमन आ रहा है, यहां x माइनस 40 बचेगा, प्लस इसमें चेक करो, देखो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, x यहां बचा है तो यहां भी x बचना चाहिए, इसका 32 कॉमन आएगा तभी तो x बचेगा। 32 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा x, इस 32 से इसको डिवाइड करोगे तो 40 ही आना है, 40 इक्वल टू 0। देखो x माइनस 40 कॉमन आता नजर आ रहा होगा आपको, x माइनस 40 कॉमन, x प्लस 32 इनसाइड द ब्रैकेट इक्वल टू 0। फिर कंडीशन अप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे। इफ x माइनस 40 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपसे बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन की स्पीड आपको निकालनी है, तो आपको स्टेटमेंट में ये ध्यान रखना आपको बेटा, अगर आप छोड़ दोगे ना हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट कर देगा टीचर। बोर्ड एग्जाम दे रहे हो आप, होम एग्जाम नहीं दे रहे हैं। इसे देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन की जो स्पीड आएगी वो 40 किलोमीटर पर आवर आएगी। आपने अभी देखो फिर दोबारा देखो करते हैं, हाफ मार्क्स फिर डिडक्ट होना चाहिए आपका। क्यों? क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन नहीं किया, आपने इस सेकंड वाला पार्ट छोड़ दिया बेटा। इस सेकंड पार्ट को भी आपको करके दिखाना है। कंडीशन लगाएंगे, इफ x प्लस 32 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 32। आपसे स्पीड की बात कर रहा है, क्या स्पीड निगेटिव होती है? नहीं, इसलिए स्पीड निगेटिव नहीं होती, इसलिए ये वाला आंसर नॉट पॉसिबल होगा। कोई प्रॉब्लम है बेटा आपको अब इसमें? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप कमेंट करके मुझे बताएं, क्योंकि अगर आप मुझे बताओगे तभी मुझे समझ में आएगा। क्योंकि कोई भी दिक्कत हो आपको इसमें ही नहीं है, आगे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं उस कमेंट का जो भी आप मुझसे बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको उसमें निकालने का। ठीक बेटा, थैंक यू बेटा।